हेलो। नमस्कार साथियों। मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पडोइन ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जा रहे हैं और जिन्हें आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। साथियों, आपको ये भी पता है कि पडोइन ऐप पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जाते हैं, इनके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। साथियों, इनके क्वेश्चंस पडोइन ऐप का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। ये जो लेक्चर हमारे द्वारा जो लिए जा रहे हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथियों, उसमें क्या है कि एक बार जो कंसेप्ट आप पढ़ लेते हो, क्वेश्चंस ये क्यों कराए जा रहे हैं, ये जो लेक्चर आते हैं, इनके पीछे का मकसद यही होता है कि सभी साथी सेम पढ़ें और आपको पता हो कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। एक बार आप पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होती है। आपको पता होता है कि आज के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से आएंगे और ये क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो साथियों, उसके साथ साथ ये भी होता है कि आप जो भी कंसेप्ट है उसको डिटेल में पढ़ लें और जान लें उसके बारे में। जो भी जानकारी है आप पढ़ भी रहे हो और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो साथियों, इस क्रम में ये लेसन कंटिन्यू आ रहे हैं। और मेरे लेसन कुछ दिन नहीं आए, उसकी वजह थी कि थोड़ा सा टाइम का इशू था। शायद मैं वो प्रॉपर तरीके से दे नहीं पा रहा था और जो जिस जगह मुझे रहना था, तो मैं प्रॉपर तरीके से उनको शूट भी नहीं कर पा रहा था। तो साथियों, मैं शायद कोशिश रहेगी कि आज से मेरे ये लेक्चर हैं जो कंटिन्यू हैं, ये हमेशा आते रहेंगे। साथियों, एक नहीं मेरे दो लेसन आएंगे और दो ही कंटिन्यू आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप छोटे से जो लेक्चर है उसे मैक्सिमम से करके जा रहे होंगे। साथियों, बहुत ज़्यादा हर किसी को समझ आए, ये मेरा उद्देश्य है। और आपका जो टाइम आप इस पे दे रहे हैं, उसका मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलना चाहिए। आप जितना इनपुट दे रहे हैं उससे कहीं कई गुना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलना चाहिए। यही इन लेसन का उद्देश्य है। तो साथियों, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चीज़ें सेट करने में थोड़ा सा वक्त लगा है और शायद अब सब कुछ सेट हो जाएगा। रही स्कॉलरशिप की, मुझे पता है कि आपका पास जो स्कॉलरशिप आ रही है, उससे आप कोई भी स्टार्टअप नहीं कर सकते। बहुत कम है, ना के बराबर है। उससे कोई भी तरीके का उद्धार नहीं हो सकता। आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर साथियों, धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जब मिल रही होगी तो उससे आप अपना स्टार्टअप कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो रही हैं, मैं करने में लगा हुआ हूँ। और बहुत जल्द आपको सारी व्यवस्था बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि शायद आप ये जो लेक्चर हैं, अब तक आपने जो पेशेंस बनाए रखा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो आपके लेसन थे वो भी थोड़ा कंटिन्यू नहीं रहे। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसे आपको कंपनी में सदस्यता मिलनी थी और कैसे आप उसको आगे चल करके ग्रो करने वाले थे, तो उसमें भी थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। ऐप पर थोड़ा सा वर्क करने में बिजी था। तो शायद ये चीज़ें अब सॉल्व हो गई हैं और धीरे धीरे आपको ये जो कंटिन्यूटी है ये देखने को मिलेगी और जो लेसन है हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में अपन ने बात की कि भाई हम अपना देश का जो संविधान बनाना है उसके लिए संविधान सभा होगी, वो बनाएगी। किस तरीके से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसके आधार पर बनाना था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947, उसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की कि भैया अब आप अपना संविधान बना सकते हो। तो साथियों, अपन ने ये चर्चा कर ली थी। आपको पता है कि प्रीवियस जो लेसन थे उसमें अपन ये बात कर चुके थे। तो साथियों, अपन आज बात करेंगे कि संविधान सभा कैसे अपना कार्य कर रही थी। अपन ने ये भी जाना था कि संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी और जो देश की व्यवस्था है उसको चलाने के लिए मतलब कानून भी बनाएगी। तो साथियों, इस तरीके से अपन न्यायपालिका के रूप में भी कार्य करेगी। भाई जो देश का संविधान बनाना है वो तो बनाएगी और इसके साथ में जो देश की व्यवस्था है उसको भी संभालेगी। तो संविधान सभा के पास में दो टाइप के कार्य थे। अब वो दोनों टाइप के कार्य, संविधान सभा ऐसा तो थे नहीं कि एक व्यक्ति से मिलकर बनी थी। संविधान सभा बहुत सारे सदस्यों का एक समूह था। अब जो वो समूह है, ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति, सारे जो लोग हैं वो इस तरीके से एक्सपर्ट हों हर काम को करने में। तो साथियों, उसमें काम को डिवाइड किया गया। काम को डिवाइड का मतलब है कि जो बंदे जिस काम में एक्सपर्ट हैं वो उस काम को संभालें। साथियों, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी व्यवस्थाएं संभालनी थी। तो इसके लिए क्या है कि जो व्यक्ति जिसमें एक्सपर्ट है वो उस कार्य को संभाले। कैसे मतलब कि देश के बहुत सारे कार्य करने थे, ठीक है। अब उसमें लोगों का समूह बना दिया। संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, आपको पता है कि 200 से ऊपर तो हमेशा सदस्य उसमें रहे हैं। तो कुछ लोगों का समूह था, उसके एक अध्यक्ष था। उनको काम को डिवाइड कर दिया गया कि भाई आप अपना काम में संभालिए, आप इस कार्य को आप करोगे, इसको ये करोगे। कार्य को डिवाइड कर दिया गया और समितियां बना दी गई। तो आज अपन जो समितियां बनाई गई, कौन कौन सी समिति बनाई और कौन सी समिति ने कौन सा कार्य संभाला और उस समिति का अध्यक्ष कौन था, इनके बारे में अपन आज थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से कार्य संविधान सभा उस समय पर कर रही थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, कैसे समितियों का निर्माण किया, कौन सी। अब इसमें अपन ये भी देखेंगे कि कोई जो इम्पोर्टेंट काम है, बहुत बड़े लेवल पर जो काम करना है,
उसमें बड़ी समितियां थी कि जिनके पास में जिम्मेदारी ज़्यादा हो, और कुछ समितियां ऐसी थी जिनके पास में जैसे कि चलो ठीक है ये मुद्दे हैं, इन पर भी आपको कार्य करना है, तो कुछ छोटी समिति थी। इनके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे और जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों आज की जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। प्लीज साथियों, ये प्लेटफॉर्म अकेला मेरा नहीं है, और ये नहीं है कि मैं इसमें स्टूडेंट के लिए कोई ऑफ मतलब इस तरीके के ऑप्शंस में दे नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप भी आकर के पढ़ा सकते हैं, यदि आप मैक्सिमम पढ़ा सकते हो तो। इसके साथ में मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं ना कि यार ये प्लेटफॉर्म क्या है, इस तरह का ऐप है, ये नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, व्यवस्था बनाने में टाइम लग रहा है, और जिस दिन बनाऊंगा ना, सभी साथी आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट के हित में बनाया गया है। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और मेरे पे विश्वास रखिए। जो कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ कि आज तक स्टूडेंट के हित में ना तो किसी ने किया और ना ही कोई करेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है कोई चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग डिले हो जाए व्यवस्था बनाने में, पर आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, जो व्यवस्था बनाऊंगा आपके हित में होगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप उससे परेशान होंगे। प्रत्येक व्यक्ति उससे खुश हो रहा होगा कि हाँ यार वास्तव में हमें इस कार्य की जरूरत थी और यह होना चाहिए था, उसको मैं कर रहा हूं। लोगों को जो मिथ है ना, वो थोड़ा सा भी टाइम के अकॉर्डिंग दूर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप जब लेसन कंटिन्यू ले रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी, हो जाएंगी। पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका 1% मैं यहाँ से नुकसान नहीं होने दूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ यार मैं स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहा हूँ और मैं अपना 100% स्टूडेंट के लिए नहीं दे रहा, उस दिन मैं ये बंद कर दूंगा। जो मैंने कह दिया वो मैं कर दिया। तो प्लीज़ विश्वास की ज़रूरत है और विश्वास बनाए रखें। दूसरी बात ये कि मैंने आपको कहा कि यहाँ से आपको वो मिलेगा जो स्टूडेंट को मिलना चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। तो साथियों आज के जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं, और यही क्वेश्चन आप जब टेस्ट कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको उस टाइम पे आंसर करने में हेल्प कर रहे होंगे। तो साथियों आज के बनने वाले क्वेश्चन हैं इन पर अपन चर्चा कर ही लेते हैं। अपने ये जान लिया था यहाँ से, तो अपन आज पढ़ेंगे संविधान सभा की जो समितियाँ थी उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो उनके बारे में अपन आज जानेंगे। तो साथियों देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। मैंने कहा कि भाई बहुत सारे कार्य थे, तो समितियों का गठन होना था कि भाई ये जो समिति है, ये लोगों का जो समूह है, ये इस कार्य को करेगा, इन लोगों का जो समूह है इस कार्य को करेगा। तो इस तरीके से कार्यों को डिवाइडेशन किया गया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी। कितनी? 8 बड़ी समिति थी कि जो देश के जो मुद्दे हैं उनको संभालना था। वो कौन कौन से थे उनको भी अपन अभी देखेंगे। कुछ छोटी समितियां थी। तो बड़ी कौन कौन सी समितियां थी उनके बारे में अपन जानते हैं। जैसे कि संघ शक्ति समिति। सतियों संघ शक्ति, संघ यानी देखो आपको पता है भारत राज्यों का संघ है। संघीय व्यवस्था अपने यहाँ पे है। क्या है मतलब, जैसे कि संघ व्यवस्था में क्या होता है, एक देश है, ठीक है, पूरा देश है, पर देश राज्यों से मिलकर के बनाए। राज्य भी होगा और एक देश है। राज्य देश का हिस्सा है, वो अपना अलग से एक पोर्शन नहीं बना सकते। जैसे कि उनकी जो व्यवस्था है ना वो तो बना सकते हैं। जैसे देश है, राज्य किसके हिस्सा है, देश के, और देश पूरे राज्यों का। जैसे मान के चलिए कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स किसके हैं, राज्यों के पेरेंट्स कौन है, भारत है। तो सदियों राज्य अपनी व्यवस्था तो संभाल सकते हैं। जैसे कि अपने पहले पढ़ा था, विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, और ये अलग से दी गई है। न्यायपालिका शक्ति राज्यों को दी गई है। अपनी जो वित्तीय प्रशासन है उसको भी वो संभाल सकते हैं। जैसे कि प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था सारी किसको दी गई है, राज्य को दी गई है। और इसी के साथ में और भी व्यवस्था मतलब राज्य को दी गई है। पर जब बात आएगी संघ की, देश की, तो वो सारा एक ही क्षेत्र होगा जितना जो भारत है। जब देश की बात आएगी तो सारी व्यवस्था किसकी है, वो देश की है। तो सत्य आप इतना सा समझिए कि देश के अंदर जो राज्य हैं वो स्वतंत्र हैं, पर कुछ लिमिटेशंस हैं। जब बात आएगी देश की तो सारे किसका हिस्सा होंगे, देश के होंगे। संघीय व्यवस्था का मतलब यही है। संघ शक्ति समिति यानी कि संघ को बनाए रखने की वाली जो देश का जो लीडर है, मतलब राज्यों को कैसे देश के हिस्सा बना करके रखना है, इसके लिए कौन थे उस समय पर चर्चित अपने व्यक्तित्व, वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सारी व्यवस्था जैसे पूरे देश का उस समय पे आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री का पद अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पावर रखता है। जिस तरीके से जैसे राष्ट्रपति का जो पद है
पूरा संवैधानिक पद में सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का। पर जिस तरीके से एक छवि को लेकर के जो गवर्नमेंट को चला रहे हुए हैं, जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको अलग से दिखाए गए। तो उस टाइम पर एक बहुत बड़े नेता लीडर के रूप में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्हें पूरे जो संघ को बनाने की शक्ति दी गई थी, और जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। साथियों इसी तरीके से अपना आगे देख लेते हैं, जैसे कि संघीय संविधान समिति। यहाँ पे देखिए आप, ये सेम ही था, संघ और संघीय। आपको मैंने बता दिया कि अपनी यहाँ की जो व्यवस्था है, पूरा मतलब देश को कैसे संभालना है। आप यहाँ से ये मानिए कि देश को संभालने की जो पूरी व्यवस्था थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी नोट कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन है। और अपन यहाँ से देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। सत्य प्रांत अपना जो भारत था पहले प्रांतों में बटा हुआ था, जैसे कि अपन ने देखा है कि ब्रिटिश प्रांत भी थे। ब्रिटिश प्रांत से मतलब है कि राज्यों की तरह थे, छोटा छोटा जो क्षेत्र है उसका डिवाइडेशन किया गया था और वो प्रांतों में बटा हुआ था पूरा भारत। ठीक है, अब उन प्रांतों को एक साथ लेकर के आना और सभी प्रांतों को मिला करके भारत का निर्माण करना, ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार पटेल को। वल्लभ भाई सरदार पटेल थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप ये जो प्रांत हैं, प्रांतीय जो व्यवस्था है इसको बनाओगे, और जिस तरीके से प्रांतों का जैसे एकीकरण करना हो, जैसे रियासतें थी रियासतों को एकीकरण करना हो, तो इन सबको एक साथ लेकर के कौन आएगा? तो वो जिम्मेदारी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सत्य में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करिए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट किया, और इसका आंसर आपको पता है कि प्रांत कौन थे, रियासतें क्या थी, उनका एकीकरण करना था, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी। तो यहाँ से आपको ये मालूम होना चाहिए। और यहाँ से और अपन आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी और समिति थी। सत्य एक थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या? अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। साथियों कहा जाए तो इनका जो योगदान है वो मैं कह रहा हूँ कि शायद उस टाइम पर 1947 में जब लोगों को ये पता नहीं था कि स्वतंत्रता क्या है और हमें रहना कैसे है, हमारे कानून क्या होने चाहिए, हमारे जो अधिकार हैं वो कैसे होने चाहिए, हमारी व्यवस्था यहाँ की कैसे होनी चाहिए, उस टाइम पे यहाँ लोगों को पता नहीं था। और उस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्हें कानून का ज्ञाता कहा जा सकता है। उनको इतनी नॉलेज थी, सारे जो संविधान और जो देशों के संविधान को पढ़ा, और जिस तरीके से कानून बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका थी वो थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। बहुत ज़्यादा योगदान था उस टाइम पे। वो जो वकालत कर चुके थे, उनको इतनी नॉलेज थी। हाँ साथियों ये आप भी जानते हैं कि मतलब जिन कठिनाइयों को जो सामना करना उनको पड़ा, शायद उनके पक्ष में जो चीज़ें होती तो उस टाइम पे कुछ और ही होता। पर आप जान सकते हैं कि आज देश के अंदर ये जहर घुला हुआ है तो उस टाइम पे क्या होगा। तो साथियों उन्होंने स्ट्रगल किया, पर देश के निर्माण में, जो संविधान के निर्माण में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो अतुलनीय है। कहा जाए कि मतलब उस टाइम पे उनका जो सभी पक्ष थे उनको समांतर लेना, सभी के लिए सेम कानून बनाना, तो उनकी जो विचारधारा थी वास्तव में वो बहुत ही सम्मानीय है। तो अपन यहाँ से देख लेते हैं जैसे कि भाई संविधान कैसा होगा। प्रारूप का मतलब है कि संविधान कैसा होगा, संविधान का जो अपन निर्माण कर रहे हैं ये किस टाइप का होगा। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उनको पूरी जानकारी थी, उनको पूरी नॉलेज थी कि संविधान कैसा होगा, उनको जानकारी थी। तो वो अवश्य सीधा सा बात है कि उनको कार्य वो देना ही था। सदैव करेगा तो वही जिसको जानकारी होगी। तो उस टाइम पे उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। अपन और देख लेते हैं जैसे कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से मतलब कि यहाँ के जो नागरिक होंगे उनको कौन कौन से अधिकार देने हैं, कैसे उनकी व्यवस्था होगी, कैसे उनके हितों का ध्यान रखना होगा। तो मौलिक अधिकार भी नागरिकों को देने थे। इस तरीके से अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। सतियों उस टाइम पे जैसे कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं इनका ध्यान कैसे रखना है, इनको कैसे मुख्य श्रेणी में लेकर के आना है, किस तरीके से इनके जो हित हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे जनजाति हैं, जनजातियों की भी सेम कंडीशन थी। जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं, बहिष्कृत क्षेत्र से मतलब है कि जो मुख्य श्रेणी में नहीं है, वो क्षेत्र जो कि मुख्य श्रेणी में नहीं है उनको कैसे मुख्य श्रेणी में लाना है, उनके हितों को कैसे ध्यान रखना है। जो कमजोर वर्ग है उसको, जो ऑलरेडी सेट जो वर्ग है उनके समांतर कैसे लेकर के आना है, उसके लिए काम करना था। तो इसकी जैसे कि परामर्शदाता का मतलब है कि उन हितों का ध्यान रखना। ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? ये भी सरदार पटेल को दी गई। जैसे कि भाई प्रांत है, प्रांतों के अंदर आप जाओगे, वहाँ की जो व्यवस्था को आप देखोगे तो वहाँ से आप जो व्यवस्था बन रही होगी, किस प्रांत में कौन से कंडीशन है, वहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, जनजातियाँ हैं, तो उनका ध्यान आप रखोगे और उनको मुख्य श्रेणी में लाने की जिम्मेदारी किसको दी गई। और जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो साथियों
यहाँ से अपन देख लेते हैं जैसे कि और कुछ उपसमितियां बनाई गई इसी के अंदर। साथियों देखिए, जैसे कि इसमें बहिष्कृत क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो इसकी भी जिम्मेदारी अलग से दी गई कि भाई जैसे बहिष्कृत क्षेत्र हैं इनको तो आप संभालोगे, और जो जनजातीय क्षेत्र है इसकी जिम्मेदारी आप, तो उसमें भी कुछ उपसमितियां बना दी। वैसे समिति एक थी पर उसमें भी जैसे कार्यों को डिवाइडेशन कर दिया गया। तो अपन यहाँ से देखते हैं जैसे कुछ उपसमिति बनाई जिसमें मौलिक अधिकार वाले, मौलिक अधिकार उपसमिति कि भाई नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाने हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जेवी कृपलानी जी को। किसको? जेवी कृपलानी जी को। तो साथियों इसी तरीके से अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक से मतलब है कि जो आबादी उनकी जिस तरीके से जो जातियों का डिवाइडेशन है, समुदाय में बटा हुआ है, तो वो अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनको उनके हितों का ध्यान कौन रखेगा? तो वो जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से बन जाएगा, अल्पसंख्यक उप समिति के, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से नोट किया, और आगे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ से। एक था उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोलाई थे। तो साथियों जैसे कि ये जो पूर्वी जो क्षेत्र था, जैसे कि असम पूर्वी ये जो बेल्ट थी, इसमें उस टाइम के ये जो क्षेत्र था ना, जनजातीय यहाँ पे ज़्यादा थी, और इस क्षेत्र को संभालने के लिए, मतलब इस क्षेत्र का उत्थान करने के लिए, या फिर ये क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको संभालने के लिए किसको बनाया गया था? गोपीनाथ बरदोलाई को। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बरदोलाई थे। अपन यहाँ से और देख लेते हैं, जैसे कि छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, जैसे असम सिंचित क्षेत्र के अलावा उप समिति एवी ठक्कर थे। सत्य जैसे कि और भी जो क्षेत्र थे इसमें, जैसे असम के आसपास का जैसे सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्रों को डिवाइडेशन किया गया, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? एवी ठक्कर जी को दी गई। तो सत्य और अपन यहाँ से और देख लेते हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, इसमें क्या था? उत्तर पश्चिम में फ्रंटियर जो जनजाति थी, उत्तर पश्चिम का मतलब है जैसे कि अपना उस टाइम का आप देखिए जो पाकिस्तान है, जैसे कि पंजाब है, पाकिस्तान है, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इस तरीके से राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ जनजातियाँ थी, उनका भी ध्यान रखना था। साथियों कुल मिलाकर के ये है कि जो समितियाँ हैं, समितियों का मतलब ये था कि कोई वर्ग है उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी है, उसको मुख्य श्रेणी में लेकर के आना है, जो कार्यों का डिवाइडेशन है ये कार्य आप करेंगे। तो इस तरीके से संविधान में समितियाँ थी, जो संविधान सभा थी उसमें समितियों का गठन किया गया कि भाई कार्यों का डिवाइडेशन किया गया, और जो समितियां हैं वो अपने अपने कार्य को संभालेंगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है। साथियों अपना और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ से प्रक्रिया नियम समिति, साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। क्या है प्रक्रिया नियम समिति, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। साथियों संविधान बनेगा, ठीक है, संविधान की व्यवस्था के अनुसार देश को चलाना है, ठीक है, इसके साथ में संविधान के अकॉर्डिंग जो नियम बनेंगे उनको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना है। देश का जो मुखिया है वो होगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो संविधान सभा है उसका संचालन कैसे करना है, देश का संचालन कैसे करना है, किस तरीके के नियम होंगे, कैसे कुल मिलाकर के जो संविधान को लागू करना है कैसे करना है, संविधान के अकॉर्डिंग देश चले, ये सारी व्यवस्था किसके हाथों में दी गई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि आगे चल करके अपने भारत के राष्ट्रपति बने। इसी तरीके से अब इनको जो ये जो समिति थी इसका अध्यक्ष बनाया गया, और ये सारी जिम्मेवारी देश के कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस तरीके से जो कानून बनाए, संविधान बनाए, उसके अकॉर्डिंग देश को चलाना, इसकी व्यवस्था किसके हाथ दी गई थी? किसको दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली जो समिति थी उसको, और उसके वो अध्यक्ष थे। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए, प्रक्रिया नियम समिति के, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसी तरीके से अपने बनने वाले यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए, और अपन देख लेते हैं यहाँ से राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू समिति थी। साथियों उस टाइम पे क्या था? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करिए, मैं बता देता हूँ यहाँ से कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से मैं ये बता देता हूँ आपको, राज्यों के लिए समिति। साथियों आपको पता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, अपने यहाँ पे संघीय व्यवस्था है। इसमें से आप ये देखेंगे कि जैसे कि अपन थोड़ा सा इतना मान के चलिए यहाँ से, राज्यों का, ठीक है, भारत है, भारत मिलकर के किससे बनाए? राज्यों से। अब जो राज्यों के लिए जो व्यवस्था बनानी थी, राज्यों का
देश के साथ संचालन करना मतलब भारत के साथ राज्यों को जोड़ना, इसकी जिम्मेदारी किसको थी? ये तो अपन को पता है पहले से कि जवाहरलाल नेहरू थे, ये देश के लीडर थे, मतलब इनके निर्देशन में देश का निर्माण करना था उस टाइम पे। और इसकी भी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? राज्यों के साथ में जो समझौता करने वाला था, मतलब जो भी समझौता राज्यों के साथ में करने थे, इसकी जिम्मेवारी भी किसको दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी। तो साथियों इसी तरीके से यहाँ से अपन ने बनने वाले क्वेश्चन 5 हैं, तो 5 पे अपन ने चर्चा की है, और यहाँ से जो आएंगे क्वेश्चन उनको आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। और धीरे धीरे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको दे रहा हूँ, और जो व्यवस्था बन रही होगी बहुत अच्छे से बन रही होगी। और ये मैंने आपको कह दिया कि ये मजाक नहीं है। और मुझे जो स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, भर्ती युवाओं के लिए जिस फील्ड में मुझे काम करना है उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो मैंने कह दिया वो मैं कर कर रहूँगा। शायद ये मेरा डेडिकेशन है, और ये तो आप मान के चलिए कि यहाँ से आपका लॉस नहीं होगा। हो सकता है मेरी वीडियोज थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि कंटेंट होता है, एक्सप्लेन करना होता है, बहुत जल्दी फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। कोशिश करता हूँ कि छोटा रहे, पर साथियों कंटेंट ज़्यादा है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकती है, पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो साथियों पैसेंस बनाए रखें। और रहा आपके स्कॉलरशिप की, आपको इतना मिलेगा जिससे कि आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, लोगों को रोजगार दे सकते हो। इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो साथियों धीरे धीरे व्यवस्था बनाने में लग रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पैसेंस रखिए, विश्वास रखिए। आप इस जो प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हो तो आपका लॉस नहीं होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।